wants peace with India. Mr. President, peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. 24 न्यूज़ में मुजाहिर वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। कश्मीर के हालिया जो आप देख रहे हैं कि गालिबन एक अरसे बाद इस बड़े पैमाने पर जो बगावत देखने में आ रही है अपनी आज़ादी के लिए, उस तनाजुर में अगर देखें तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ये वाली तकरीर जो थी बड़ी मौसर थी, बड़ी उन्होंने नुमाइंदगी की कश्मीरों की और केस रखा। इस पर तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक मेज़बान डॉक्टर हुमा बकाई भी हैं और हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सदा अतीक साहब भी होंगे। हम ज़रा देखेंगे दिल्ली और न्यूयॉर्क पे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये कराची में ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन, एक तो मेरी चेयरमैन और को चेयरमैन कभी समझ में नहीं आता ये क्यों होता है। सदर होता था पहले, नायब सदर होता था, उन्होंने लगता है कि एक बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। और डॉक्टर साहब ये जो मैं चाह रहा हूं कि जरा वो देखें, बड़े एग्रेसिव उनके नारे हैं। ये नारे तो ऐसा लगता है कि वो जो नवाज शरीफ के खिलाफ लगा रहे हैं और सॉरी टू से उसमें चोर चोर का भी लफ्ज सुनाई दे रहे हैं। जरा देखिए एक झलक, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्या ये 2018 का इलेक्शन तो नहीं शुरू हो गया? देखिए क्या बिलावल साहब फरमा रहे हैं। ये तो इंतखाबी नारा हो गया, पनामा लीग के शरीफ को और चोर के चौकीदार को और फलां को, ये तो नारे इंतखाबी नारे हैं डॉक्टर साहब। ना सिर्फ ये कि इंतखाबी नारे हैं बल्कि मेरा ख्याल है मुजाहिद इसका इशारा भी मिल रहा था, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठती है टॉक शोज पे, जब उससे ये सवाल उठाया जा रहा था कि जी आप पीटीआई का साथ क्यों नहीं दे रहे रायविंड मार्च में या पब्लिक कैंपेन में, तो वो बिटवीन द लाइंस और बाज दफा बिल्कुल वाज़े तौर पे यही कहते थे कि आप बहुत जल्द हमारी अपनी पब्लिक मुहिम देखेंगे अवाम से ताल्लुक की। और मेरा ख्याल है उसकी शुरुआत हुई है और पैरेलल हो रहा है। कराची में भी आपने मलीर में देखा, और मलीर में उन्होंने ग्राउंड तैयार हो गया था क्योंकि इलेक्शंस जीते थे, और उसके साथ पैरेलल इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। इससे पहले में इलेक्शन उन्होंने वो नहीं जीता, लेकिन कश्मीर में भी बहुत इम्प्रेसिव जलसा जो था वो बिलावल भुट्टो ने किया था। और मुझे बिलावल भुट्टो की अब स्पीचेस में थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नजर आती है। और जब मैं इधर उधर लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ये भी पता चलता है कि अब वो पहले से ज्यादा असर्टिव हैं, मामलात खुद देख रहे हैं, उनके बारे में अहकाम भी जारी करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब वो फॉर्मली पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में दाखिल है। ऐसा तो नहीं है कि आपको इल्म है कि ये जो पीपल्स पार्टी है और खासतौर पर जो बहरहाल जरदारी साहब दुबई में हो या लंदन में हो, मेनली अभी भी मैं ये समझता हूँ कि पार्टी वही चला रहे हैं। उनकी भी खबरें हैं ना मुजाहिद कि दिसंबर में बहुत वाज़ेह खबर आ रही है कि पावर कॉरिडोर से उन्होंने ये खबरें सुन ली हो और हो सकता है उन्हें इशारा भी मिल गया हो कि इमरान खान भी जो सोलो फ्लाइट की तरफ जो इमरान खान जा रहे हैं, और इस वक्त बाकी अपोजिशन की पार्टियों ने सोचा कि हम इमरान खान की तहरीक में क्यों वजन डालें, क्योंकि इलेक्शन तो सबको अलग लड़ना है। तो ये तो ऐसे नहीं कि ऐसे शवाहिद यानी पीपल्स पार्टी को मिल गए। और ये भी हो सकता है कि मियां साहब क्यों इतना इंतजार करें, तवातुर से जो उनको ज़िमनी इलेक्शन में जीत रहे हैं, तो वो 2018 क्या वो जनवरी 2018 में कर सकते हैं, दिसंबर में। देखिए अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा पीएमएलएन को होगा, ठीक, क्योंकि जो तंजीमी मुश्किलात हैं उसका शिकार पीटीआई भी है, एमक्यूएम भी बहुत कमजोर पोजीशन में, पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी उम्दा पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि एमक्यूएम के कमजोर होने से और पीटीआई के तंजीमी ढांचे के कमजोर होने से सियासी जमातों को अपने लिए जगह जरूर नजर आ रही है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि बहुत पॉलिटिकल स्पेस क्या बिलावल भुट्टो को इस हाई प्रोफाइल जाकर इस हद तक जाना चाहिए था कि जो सॉरी टू से डायरेक्ट हो गया ना कि चोर चोर चोर, पनामा लीग का शरीफ और चोर चौकीदार या फलां ये इलेक्शन आपको वो तकरीरें याद हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने की थी जरदारी साहब के लिए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वक्त वो सिटिंग प्रेसिडेंट भी थे, घसीटेंगे और निकालेंगे। आज जिनसे वो पैसे निकलवा रहे थे वो पैसे उनके अपने गले पड़े हुए, पेट फाड़ देंगे। तो अल्फाज का चुनाव तो जितना सख्त और नामुनासिब पीएमएलएन का होता है,
तो आपका मैसेज तकरीबन यस बिल्कुल। मैं ना सिर्फ ये कि मैं ये पीपल्स पार्टी के लिए समझती हूँ, मैं समझती हूँ इसमें जो पीटीआई कर रही है ना, वो ये भी पब्लिक कॉन्टैक्ट कैंपेन है। नवाज शरीफ को वो अब 2 साल में हटा नहीं सकते। लेकिन ये जो इस वक्त ये जगह जगह जा रहे हैं, एक तो ये बता रहे हैं कि हम पब्लिक मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, और दूसरा ये नया वोटर को मोटिवेट कर रहे हैं। ये है कि अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब जाने से गुरेज किया। जब मैं पंजाब जाने से गुरेज किया है तो यानी पब्लिक मीटिंग वहां पर करने से गुरेज किया है, क्योंकि कश्मीर तो ठीक है, कश्मीर में भी हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान होता है, तो अब मरीज तो इनका अपना गढ़ है और सिंध अपना गढ़ है। लेकिन देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन लाहौर या फैसलाबाद या गुजरांवाला या पिंडी में खासतौर पर कोई जलसे की या रैली की जगह चुनेंगे, तो वो उनका टेस्ट केस होगा कि पंजाब में किस बड़े पैमाने पर उनको अगर वो पंजाब को कल्टिवेट नहीं करती पीपल्स पार्टी अब के भी, तो फिर पीपल्स पार्टी सूबाई जमात बन जाएगी। इस वक्त बड़ा टेस्ट पंजाब है। अगर इसका मतलब है कि अब के भी पंजाब को पीपल्स पार्टी कल्टिवेट नहीं करती, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो जगह छोड़ रही है। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कहा कि ये तो हमें नहीं पता था कि इतना इस बड़े पैमाने पर उनकी 4 घंटे से ये जुलूस चल रहा है, लेकिन हमें गुफ्तगू करनी है। जैसे मैंने कहा कि कश्मीर इस वक्त उसने सबसे ज्यादा ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी एक उरूज पर अपने पहुंची है। सरदार अतीक साहब हमारे साथ होंगे। जैसे मैंने कहा, कोशिश करेंगे कि दिल्ली और न्यूयॉर्क में भी बात की जाए। एक वक्फे के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था, बिलावल अभी भी रास्ते में शतकी शुक्र। डॉक्टर हमा बकाई हमारे साथ हैं, सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है इनके वालिद की जो जद्दोजहद है, इनका जो रोल रहा है, उसको अलग करके देखा नहीं जा सकता कभी भी कश्मीर को इनके बगैर। सरदार साहब, बहुत ही मैं स्पेसिफिक सवाल करूंगा। करारदादें, तकरीरें, फिर करारदादें, जबानी जमा कलाम, पाकिस्तान की तरफ से अब तक यही हो रहा है, और वहां इतने बड़े पैमाने पर वो कुर्बानी देख रहे हैं। और यानी वो तो बाकायदा आपने देखा किस बड़े पैमाने पर इस बात को साबित कर रहे हैं कि मुसल्लह जद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गो के इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जरा बिलावल भुट्टो की तरफ जाना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, हालांकि अहम कश्मीर बहुत है, लेकिन क्या करें, यहाँ जाना पड़ता है। देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा इंतखाबी मुहिम पर ही निकले हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने बराह रास्त इमरान खान की जबान में गो 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 के नारे लगा रहे हैं। और फिर हम अपने क्या करें, ये तो मीडिया है। सरदार साहब, माजरत माफी के साथ आपको इंतजार करना पड़ रहा है, वरना आपका हमारा जो ताल्लुक हो, फिर जो मीडिया की मजबूरियां आप हमसे ज्यादा जानते हैं। फिर मैं उसी तरफ आ जाऊंगा सरदार साहब कि मैंने कहा ना, करारदादें, तकरीरें, और इस वक्त गालिबन आपकी तो पूरी नजर रहती है भरपूर। क्या इससे पहले गालिबन 90 की दहाई के बाद अब मैं देख रहा हूं कि इस बड़े पैमाने पर कश्मीर में आजादी की जद्दोजहद के लिए लोग इस बड़े पैमाने पर कुर्बानी दे रहे हैं? सरदार साहब देखिए, मुझे ऐसा गुजारिश ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो तहरीक है, उसके हवाले से बुरहान वानी की शहादत के बाद आज 76-77 दिन हो गए हैं कि कर्फ्यू, और दुनिया का तवील 3 कर्फ्यू है। कर्फ्यू घंटों के हिसाब से होता है, मैक्सिमम दिनों के हिसाब से होता है, और हफ्तों और महीनों के हिसाब से कभी नहीं होता। ये तहरीक का एक पहलू है। इससे पहले वहाँ इंतखाबात हुए, और उसमें अगर आप देखें तो बीजेपी को बदतरीन शिकस्त हुई, और श्रीनगर में एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिल सकी। उससे पहले फौजी एक्शन हुआ। लेकिन मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, उसको जांचने के लिए तहरीक में शिद्दत हो या ना हो, इस बात का अंदाजा, एक लिटमस टेस्ट ये है कि क्या हिंदुस्तान की 7.5-8 लाख फौज में कोई कमी हुई या इजाफा हुआ। मैं रिकॉर्ड पे आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस अरसे में हिंदुस्तानी फौजों की तादाद में इजाफा होता रहा, इस तहरीक के दौरान भी, बुरहान वानी की शहादत के बाद भी, और उससे आगे पीछे भी। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई दबाव नीचे मौजूद है, कोई मज़ाहमत मौजूद है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर से 7-8 लाख फौज मौजूद है। पाकिस्तान की सारी फौज 6 लाख है, और हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर के अंदर फौज जो है वो 8 लाख है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो एक पहलू है उसका। लेकिन ये जो तकरीरें हैं, इनकी भी अपनी जगह अहमियत है कि मियां नवाज शरीफ ने इस दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ हक़ाइक़ पर से पर्दा हटाने की कोशिश की है, और उनसे ख्याल ये था कि जिस तरह के उनके ज़ाती ताल्लुकात अड़ोस पड़ोस में हैं, उनकी मौजूदगी में शायद वो बात करें या न करें, लेकिन उन्हें उस सारी बात को एक तरफ रख के कोशिश की है कि एक मुतवाज़न तकरीर करें। और ये बात पहली बार खुलकर उन्होंने कही है कि खित्ते में, साउथ एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर हल न हो। देखिए, अब 4 साल पहले तक
हम मसला कश्मीर की बात करते थे, जनूबी एशिया को देखते थे, अभी साउथ चाइना सी की बात आ गई है, अभी नगोर्नो कराबाख की बात आ गई है, अभी तो ये मामला फैलकर सारे एशियाई मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लगता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान चूंकि एक तस्लीमशुदा फरीक है तो इसे जुर्रतमंदी के साथ अपनी, हम नहीं कहते कि आपको हमला करें, चढ़ दौड़ें। हिंदुस्तान का जो जंगी जुनून है ये हिंदुस्तान की अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए है कि नरेंद्र मोदी साहब से बहुत तवक्को थी इंतहा पसंद नौजवानों की कि वो डिलीवर करेंगे, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अभी इस अरसे में आप देखते हैं कि उन्होंने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, सिवाय इसके कि अभी वो अंदरूनी खराबियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की तरफ चढ़ के दौड़ना चाहते हैं। तो ये जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो 500 किलोमीटर से ज़ायद 13 फुट ऊंची बाढ़ लगी हुई है, खुंदकें खोदी हुई हैं, इलेक्ट्रीफाइड जो है वो बाबर्ड वायर है, इस सारी की मौजूदगी में अब दुनिया ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जी सरदार साहब, एक कोशिश जो इंडिया ने इस वक्त की वो ये कि ये जो उर्ली का वाकया हुआ उसके बाद उनकी पूरी कोशिश ये है कि तवज्जो कश्मीर से हटकर इस बात पर आ जाए कि शायद पाकिस्तान मुलव्वस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और उसकी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो चली जाए। आपके ख्याल में इंडिया इसमें कामयाब रहेगा? क्योंकि जो खुली सपोर्ट हमें आई है वो सिर्फ चाइना और OIC की तरफ से आई है, बाकी सब जगह से सपोर्ट सबड्यूड है। देखिए, मैं गुजारिश करूं आपसे, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी इस पर आ चुका है और बाकी दुनिया भी अपना कंसर्न शो कर चुकी है। जो उड़ी का वाक़ा है, अगर ये कोई अलग वाक़ा होता, अगर आपको याद होगा मैडम बकाई के जब ये अमेरिकन सदर क्लिंटन का दौरा था उस वक्त कितना बड़ा वाक़ा उन्होंने कश्मीर के ऊपर किया था, क्लिंटन के दौरे के दौरान किया और फिर बराक ओबामा के दौरे के दौरान किया। तो ये हिंदुस्तान का ये पुराना हरबा है कि चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए। देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात उस वक्त तक तो चले किसी की समझ में आती थी कि जब तक यानी 13 फुट ऊंची बाढ़ लगी हुई है, उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है, पीछे कुत्ते खड़े हैं, पीछे 24 घंटे रोशनियां लगी हुई, सोलर लाइट लगी हुई है, 7 फुट गहरी खंदक है, उसके पीछे फौजी जवान खड़े हैं। तो दुनिया को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान की 8 लाख फौज इतनी कमजोर फौज है कि वो 10, 20, 50 लड़कों को क्रॉस बॉर्डर करने से नहीं रोक सकती? और वो इल्जामात, इसलिए दुनिया उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसके नतीजे में, और दूसरा ये है कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने मशरकी पाकिस्तान के वाक़े से पहले, ढाका फाल से पहले सारी दुनिया का दौरा किया था, इसी तरह नरेंद्र मोदी ने सारी दुनिया का तेजी के साथ दौरा किया। उनका ख्याल यह था कि पाकिस्तान इसको काउंटर नहीं कर सकेगा, लेकिन जनरल राहील शरीफ का जर्मनी में, फ्रांस में, मॉस्को में, बीजिंग में, बरतानिया में, वाशिंगटन में इतवार को स्टेट डिपार्टमेंट खोल के इस्तकबाल करना, उनको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की जो दफाई की आदत है वो पूरी तरह विजिलेंट है। अगर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं, एक जंगी जुनून भी है जो वो इंडिया में आपको नजर आता है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया में। इंडियन रियासत तो फिर भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करी, लेकिन फिर भी उनके फॉर्मर मिलिट्री लीडर्स जो हैं, बहुत अहम ओहदों पे फाइज लोग, वो ये कह रहे हैं कि बस जी अब जंग कर देनी चाहिए और पाकिस्तान से हमें ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। आपके ख्याल में ये इंडिया सिर्फ कह रहा है या वाकई जंग के लिए तैयार है? क्योंकि मोदी साहब से भी ये कहा जा रहा है कि आप तो पहले कहते थे कि जी कांग्रेस सॉफ्ट है, अब आप क्या करें? आपका ख्याल है ये एडवेंचरिज्म इंडिया करेगा? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अभी 2-3 महीने पहले सोशल मीडिया और मीडिया पे आपने इंडियन कमांडर इन चीफ की ब्रीफिंग देखी थी, उसका एक क्लिप आया था जिसमें वो कह रहे हैं अपने जवानों को, सारा पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई जवानों, ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। ये जो ज़रब अज़्ब हुई है और उसके बाद अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो, और फिर कश्मीर के बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी और डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो हिंदुस्तान के माहिरीन उनको ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग करना कोई आसान खेल नहीं है। नरेंद्र मोदी की मजबूरी यह है कि उन्होंने सारा इलेक्शन हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ एक खास किस्म का टेम्पो बनाया, एक हीट जनरेट की और उसकी मौजूदगी में वो इलेक्शन लड़े। अब इतने अरसे में वो डोमेस्टिकली भी डिलीवर नहीं कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हिंदुस्तान में नहीं आ सकी, ईरान की पसंदगी की तहरीकें भी कमजोर नहीं हो सकी और मुखालिफिन को भी साथ लेकर नहीं चल सके। उनका ख्याल ये था कि हिंदुस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि कारपोरेट सेक्टर बहुत खुश हो जाएगा, और वो चाहता भी था कि इनके दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अगर आप सारा लेवल देखें और फिर उसके बाद जो सी पैक आपने कर दिया और चाइना की और तुर्की की बड़ी कैटेगोरिक सपोर्ट आपके साथ आ गई, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की उनकी कोई काविश कामयाब नहीं हुई। और फिर इधर से मिलिट्री क़यादत का काकुल में योम शुहदा के मौके पर
गिलगित में दो टोक अंदाज में बयान देना कि हम सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पाकिस्तान के तमाम मुखालिफिन को कहना चाहते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जनरल राहील शरीफ का ये स्टेटमेंट, तो इसमें हिंदुस्तान के अंदर एक गैर यकीनी की फजा इसे पैदा की है और वो चाहते हैं कि हार्ड परस्यूट करें, किसी इलाके में आजाद कश्मीर के अंदर एक लिमिटेड ऑपरेशन करें। सरदार, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, आपने जैसे मशरकी पाकिस्तान में जिक्र किया, भले उस वक्त जो हुक्मरान थे फौज के, उन्होंने जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है, जिनकी बदमस्तियों और गलतियों के सबब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। मैं याहिया खां का टोले का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उनको भी आज़ादी उस वक्त मिली, सॉरी टू से, जब बराह रास्त हिंदुस्तानी फौज दाखिल हुई। तो आजकल मैंने ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की तहरीकें अगर उनको लड़ते रहेंगे और 8 लाख फौज है, तो यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं बड़े मोहतात अल्फाज में कह दूं। देखिए, आप बजा फरमा रहे हैं, जो तमाम अवामिल की तरफ आपने इशारा किया वो सही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात यह है कि इंडिया ने जो दुनिया के पावर कैपिटल्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से कल्टिवेट किया हुआ है। तो चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पेरिस हो, वहां हमें यूरोपियन यूनियन हो, बाराक ओबामा ने एक लफ्ज नहीं कहा अपनी तकरीर में, उस तरह की मुजम्मत नहीं नजर आती जो कि आनी चाहिए थी। बल्कि बैन की मून ने जो कोरिया की बात की, पैलेस्टाइन की बात की, सीरिया की बात की, लेकिन अपनी तकरीर में कश्मीर का नाम भी नहीं लिया। इसका जवाब जरा लेंगे सरदार साहब, ब्रेक की तरफ जाना पड़ा सरदार। मैं ये ने सवाल किया, इसका मैं तफसीली जवाब आपसे लूंगा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। शरीक मेज़बान डॉक्टर हुमा बकाई और सरदार अतीक अहमद खान साहब, जैसे मैंने कहा कि आपकी फैमिली ने जो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम किया उसको अलग करके इनसे नहीं देखा जाता। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब जो आपने सवाल किया था, उसी सवाल को मैं ख्याल में बाद में हमारे मसूद हैदर साहब बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क में हैं, कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। सरदार साहब, ये जो डॉक्टर साहब सवाल कर रही थी और मसूद हैदर भी सुन रहे होंगे कि हमें बड़े बड़े जो यूरोप और अमेरिका यानी बड़ी ताकतें हैं वेस्ट की, अमेरिकन समेत, उनकी वो सपोर्ट नहीं मिल रही, इसी सबब कश्मीरियों की इतनी बड़ी जद्दोजहद, कुर्बानियां, उसके बावजूद। जी सरदार अतीक साहब। मुजाहिद साहब, ये जो आपने और डॉक्टर बकाई ने बात की है, इसके ऊपर इसका बिल्कुल एक, जब हम तहरीक की बात करते हैं तो आपको तहरीक को अलग करके देखना पड़ेगा। जब आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको इसे अलग देखना पड़ेगा कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ऑफिस के बगैर चल रहा है। इतनी बड़ी हुकूमत में जहाँ को फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, जहाँ को फॉरेन पॉलिसी नहीं है। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा जी कि फॉरेन पॉलिसी कैसी है, तो मैंने कहा मैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जानता हूँ एज ए लेमैन कि सारी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी अपने दोस्त पैदा करती है, और ये पाकिस्तान की हुकूमतों की फॉरेन पॉलिसी वाहिद मुल्क है जिसकी फॉरेन पॉलिसी दुश्मन पैदा करती है। पिछले साल अगर हमारे 4 दुश्मन थे तो उनकी फहरिस्त साल बढ़ गई है। तो दुनिया के अंदर जो आपका मौक़िफ़ है, आपका स्टैंड पॉइंट है, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो प्रिंसिपल जो कहना सुनना है, उसके बारे में दुनिया को कहने सुनने बताते रहने के बगैर हालात ऐसे नहीं रहते। क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत एक्टिवली अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किए रखते हैं, वो सारा साल सारी दुनिया को अपनी बात बताते हैं, और इसी वजह से कांग्रेसमैन को सेनेटर को बात करने में, को करारदाद पेश करने में, उसको आगे देखने में जो है वो उसके पीछे अगर डिफेंस के इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन इस सारी बात के बावजूद आप अपनी बात ठीक तरह लोगों तक पहुंचाने में आप कामयाब नहीं इस वक्त तक हो सके। इसके लिए फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है और हमारा डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान को आपने जो बात कही है सरदार, आपने जो बात कही है, जरा ये मैंने देखा कि मसूद हैदर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मसूद हैदर, जो सरदार साहब बात कह रहे थे और जो सवाल हो रहा था, मतलब बाराक ओबामा ने कहा जी एक लफ्ज कोई कश्मीर में शामिल नहीं किया, फिर डॉक्टर साहब कह रही थी कि बैन की मून ने कुछ नहीं कहा। ये ठीक है, कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर अच्छी थी, ओवरऑल क्या? जी मसूद हैदर, मैं आप सुनिए तो सही मेरी बात यार। आप अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रेकफास्ट मीटिंग की है जर्नलिस्टों के साथ, ठीक है, उसमें सबने यही सवाल पूछा कि जी आप आइसोलेट हो गए, जिसपे उनके फॉरेन सेक्रेटरी कहा नहीं हम तो आइसोलेट नहीं हुए। एवरी जर्नलिस्ट इन accompanying the prime minister, not over here in the United States, said कि आप तो आइसोलेट लगता है, आइसोलेट because nobody is supporting the Kashmir cause openly. As a matter of fact, they're refraining from talking out, especially after this Huli incident. Nobody saw. When Pakistan had everything going for it on Kashmir issue, everything, we have lost the momentum.
ये उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर गेनिंग बैक। तो ये एक है, वी हैव दिस एटीट्यूड, ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड, यदि फॉरेन फैक्ट से सर छुपा लो। और ये इस वक्त भी ये प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, बिकॉज इस प्राइम मिनिस्टर को हैंडल ही नहीं है फॉरेन अफेयर्स पे। वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी पे डिपेंड करती है। जो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो जो है, ही इज ट्राइंग टू प्लीज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट बेसिकली नॉट एक सवाल मसूद साहब, एक सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी। नवाज शरीफ साहब की तारीफ हुई मुल्क के अंदर भी तकरीर की, और जिस तरह इंडिया ने भी रिएक्ट किया तो ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसी बातें कही जो इंडिया को नागवार गुजरी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या ये तकरीर ज्यादा हार्ड हिटिंग हो सकती थी? हमने बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि कश्मीर में मास जेनोसाइड हो रहा है, हमने यादेव का जिक्र नहीं किया। तो आपके ख्याल में क्या ज्यादा उनका जो तरीका डिलीवरी था वो बहुत असर्टिव नहीं था? तो इस तकरीर के हवाले से यूएस में क्या फीडबैक है? वहां पे लोग तकरीर कैसे देख रहे हैं? बात ये है कि इट इज बीइंग प्राइम मिनिस्टर ट्राइड टू डाउनप्ले the Kashmir issue in his own way, और तो सारा वक्त बात की है कश्मीर इशू पे और कहा है कि अट्रॉसिटीज हो रही हैं, ये मूवमेंट जो है इट हैज टर्न इनटू एन इंतिफादा ब्ला ब्ला ब्ला, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन्होंने कहा। देखिए, कहना अलग बात है, करना अलग बात है। उनके डिप्लोमेटिक फ्रंट दे आर फेलिंग ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दी नवाज गवर्नमेंट इज नॉट विनिंग, इट्स लूजिंग। Okay. And that is one thing very important that has to be pointed out. इनके diplomats जो है, he has not been able to rally the forces around because the foreign minister has not been able to. The foreign minister, which is the prime minister, has not been able to explain the issue properly to the मसूद हैदर भाई जो कह रहे थे, सरदार अतीक साहब वही बात कर रहे थे जो आप कह रहे थे। उन्होंने जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मसूद हैदर कोई 25-30 साल से कवर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन को, और न्यूयॉर्क के सहाफी, वहां के जो तमाम सहाफी उनकी अंजुमन के सदर भी रह चुके हैं। जब मसूद हैदर ये बात कह रहे हैं तो वो बात साथ हो गई ना, जो आप कह रहे हैं कि हम इंप्रेस नहीं कर सकते, हम आइसोलेट नजर आ रहे हैं। सरदार अतीक साहब, ये बिल्कुल देखिए, दो बातें हैं कि जिसका भी डॉक्टर बकाई ने जिक्र किया है कि आप यूनाइटेड नेशन की करारदादों का जिक्र कर सकते थे, आप जेनोसाइड का जिक्र कर सकते थे, आप कुलभूषण जाधव का जिक्र कर सकते थे, आप हिंदुस्तान की बात, मैं ये कहता हूं कि यानी बेशुमार बातें थी, लेकिन एक मजबूरी ये है, एक मुश्किल ये है कि मियाँ साहब वलीमे की तकरीब में हों या चेलम की तकरीब में हों, उनके चेहरे से कोई चीज़ पढ़ी सुनी नहीं जा सकती हो किस मौजू पर क्या कहते हैं, लेकिन तकरीर उन्होंने आलमी हालात के मुताबिक अपना हक अदा करने की कोशिश की है। ये बात मसूद अजहर ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल कहीं भी दुनिया में इस वक्त आपके लिए स्पॉट मौजूद नहीं है, इसलिए कि आपका फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, आपका फॉरेन ऑफिस काम ही नहीं कर रहा, और आप सारी दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात ही नहीं है। अरब में, अजब में, OIC में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, ये लोग तो साउथ एशिया में न्यूक्लियर खतरे को टालने के लिए और इस खिते के अंदर जो अफरा तफरी हो रही है उसको बचाने के लिए अपनी बात करते हैं, वरना इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि अगर दुनिया का कोई आदमी बात कर रहा है इस वक्त हुकूमत का कम से कम कोई रोल नहीं है। ये ठीक है। बात यह है कि फॉरेन सेक्रेटरी जिसको उन्होंने कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब आप बताएं कि क्या है, तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा क्या बात है जनाब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी अच्छी तकरीर कर दी, आपकी तकरीर की वजह से क्या, बट द थिंग इज ऑन द फैक्ट ऑन द ग्राउंड द लाइन, जो ये हुसैन था उनका फॉरेन सेक्रेटरी साहब का लीडर की मौजूदगी में मसूद साहब लीडर की मौजूदगी में फॉरेन सेक्रेटरी इज नॉट सपोज्ड टू बी कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एनी लीडर, मतलब इट इज द जॉब ऑफ द लीडर हिमसेल्फ टू गाइड द पीपल। लेकिन अगर भुट्टो जैसे या आगा हिलाली, आगा शाही जैसे वजीर खारजा होते वही नहीं याद आ रही थी वैसे भुट्टो साहब क्या वाली बात भी है कि आगा शाही होते, आगा हिलाली होते। भुट्टो साहब तो एक्सेप्शन थे ना जी, भुट्टो साहब तो हिमालय जितना आदमी था, उस आदमी को तो चले एक तरफ रहने दीजिए। मैं कहता हूं एवरेज प्राइम मिनिस्टर का काम भी ये है कि जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है कि वो अंदर ब्रीफिंग ले, लेकिन यह है कि वो महफिल में जाके तो फॉरेन सेक्रेटरी या कोई नुमाइंदा दूसरा वहां लुकमा दे या को बात करे, ये बात बिल्कुल नहीं बनती। हमारे मसूद अजहर साहब और सरदार अतीक साहब जो कह रहे थे डॉक्टर साहबा, उस गुफ्तगू की रोशनी में तो ये समझ आएगा ठीक है तकरीर की तारीफ हुई, लेकिन इतने बम को हमने उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और जैसे ये कह रहे हैं कि जब आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी का रुख ना हो, आपका फुल फ्लैश वजीर खारजा ना हो और आपकी सिक्योरिटी वजीर खारजा
पब्लिकली जो है वज़ीर आज़म को प्लीज कर रहे हों, तो उसमें सॉरी टू से डिस्पाइट हमारी अफवाज हो, लोग हो, अवाम हो, कश्मीरी हो, इतनी बड़ी जद्दोजहद लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन उसके सम्राट मिलते नजर नहीं आ रहे। थैंक यू डॉक्टर हुमा बकाई, थैंक यू मसूद और सरदार साहब, आपका खास तौर पर शुक्रिया। मुजाहिद को इजाजत दीजिए।